सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका उपस्थित हूँ एक बार फिर आप सबकी सेवा में एक नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज ही YouTube के माध्यम से हम सभी को सीधे आदरणीय डायरेक्टर बेसिक सर के द्वारा आगे की गाइडलाइंस दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्हीं दिशा निर्देशों को हम लोग चाहें तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो लिंक हम सबके साथ शेयर हुआ है। आज इस वीडियो में हम वही सारे दिशा निर्देश बहुत ही शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में डायरेक्टर सर ने हमें बताया है कि सबसे पहले हमें बच्चों का आकलन करना है, चाहे हम किसी भी माध्यम से करें, गतिविधि के माध्यम से या कोई वर्कशीट के माध्यम से बच्चों का हमें आकलन करना है, जिससे कि हम उनके लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। आकलन के अनुसार ही बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी। ये सारे दिशा निर्देश हमें एक पीपीटी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इस पीपीटी को हम एक नज़र में देखते हैं। इसमें विद्यालय वापसी योजना के मुख्य बिंदुओं को रखा गया है सबसे पहले, और जिनमें से 6 बिंदु हैं। एक एक करके हम सभी की चर्चा करेंगे। सबसे पहला है, एक बच्चे के लिए विद्यालय खुलने के मायने क्या हैं। तो हम सब जानते हैं कि लगभग 1.5 साल बाद विद्यालय बच्चों के लिए खुल रहे हैं, और विद्यालय में जो सीखने की प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारे घटक होते हैं जिनसे बच्चा सीखता है। सिर्फ किताबों से नहीं, अपने एक परिवेश होता है विद्यालय का, एक बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, सामाजिक बच्चों की गतिविधियां होती हैं अपने दोस्तों के साथ। विद्यालय में कई तरह की गतिविधियां होती हैं, तो उन सभी से बच्चे सीखते हैं। लगभग 1.5 साल का गैप आ गया है, तो अब विद्यालय बच्चों के लिए दोबारा से खुले हैं। तो एक तरह से बच्चे जो हैं वो विद्यालय में फिर से एडजस्टमेंट प्रोसेस थोड़ा सा उसके लिए समय लेने वाले हैं। तो हमें उस पर काम करना होगा कि बच्चे विद्यालयों में एडजस्ट हों, क्योंकि वो उस रूटीन से हट चुके हैं। उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। जो के साथ ही हम ये भी कह सकते हैं, स्कूल शिक्षा पर कोविड-19 का भी बहुत प्रभाव पड़ा है, जो कि हम सब जानते हैं। इस समय के दौरान ई पाठशाला के द्वारा बच्चों के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु उन प्रयासों से बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। कोविड की बीमारी से बच्चों को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उनकी मन पर आघात हुआ है। कई बच्चों के मन पर आघात हुआ है, तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो अगली बात इसमें कही गई है वो ये है कि 1 और 2 के छात्रों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, रेडीनेस प्रोग्राम की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं दूसरा बिंदु, कि हमें विद्यालय वापसी योजना के मुख्य बिंदु जो हैं उनमें से दूसरा, बच्चों के सहयोग के लिए क्या शैक्षणिक रणनीति अपनाई जानी है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही बिंदु है। तो आइए हम इस पर ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो शिफ्ट को लेकर निर्देश है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि विद्यालय सामान्य रूप से ही खुलेंगे जहाँ पर कम बच्चे छात्र संख्या है, कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर एक शिफ्ट में, और जहाँ ऐसा नहीं संभव हो पा रहा है वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए विद्यालय 2 पालियों में खुलेंगे और 3 घंटे की प्रत्येक शिफ्ट होगी। तो अब हम चलते हैं विद्यालय वापसी योजना के दूसरे मुख्य बिंदु की तरफ, जो है शैक्षणिक रणनीति कौन सी अपनाई जानी है। इस यूट्यूब के प्रोग्राम में दिशा निर्देश दिए गए हैं इस बात पर साफ कि विद्यालय खुलते ही सभी कक्षाओं में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया है। पहला है, बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान दिया जाना है, क्योंकि बहुत दिनों बाद विद्यालय खुल रहे हैं तो बच्चे विद्यालय आने के अभ्यस्त नहीं हैं। तो हमें इस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि बच्चे जल्दी से जल्दी विद्यालय में अपनी उपस्थिति दें,
और नियमित रूप से उपस्थित हों। इसके लिए हमें चाहे होम विज़िट करनी हो, चाहे पेरेंट्स को कॉल करना हो, या प्रेरणा साथी का सहयोग लेना हो, या फिर ग्राम प्रधान का सहयोग लेना हो, किसी भी तरीके से बच्चों को विद्यालय में हमें उपस्थित रहने के लिए मोटिवेट करना है। दूसरा है कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन सुनिश्चित करना है। तीसरा, कक्षाओं में विद्यालय रेडीनेस की गतिविधियां करानी है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कक्षाओं में विद्यालय रेडीनेस, स्कूल रेडीनेस का एक पूरा प्रोग्राम है, जिसमें मुख्य रूप से रिमेडियल टीचिंग, मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ, कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय से जुड़ाव गतिविधियाँ, ये 3 मुख्य बिंदु हैं। आइए इन पर चर्चा करते हैं। कक्षाओं में इनमें से तीसरा जो बिंदु है, कक्षाओं में विद्यालय रेडीनेस की गतिविधियाँ, तो देखते हैं ये किस प्रकार चलानी है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा कक्ष में गतिविधियों का संचालन किस प्रकार करना है। सबसे पहला मुख्य बिंदु है उपचारात्मक शिक्षण, हिंदी व गणित पर विशेष ध्यान देना है। जैसा कि हमें समृद्ध में भी बताया गया है, समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार भी हम इसको कर सकते हैं, और उसके अलावा हम चाहें तो अपनी पास से जो हमारे पास सामग्री हो उसका भी हम सहारा ले सकते हैं। मुख्य बात यह है कि इसमें अभ्यास पर विशेष ध्यान देना है, वर्कशीट्स पर विशेष ध्यान देना है, वर्कशीट की मुख्य सहायता लेनी है। वर्कशीट बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करानी है, चाहे वो बोर्ड पर लिखकर कराई जाए या कॉपी पर लिखकर कराई जाए या किसी भी और माध्यम से वर्कशीट्स बच्चों को कराई जाए। मुख्य बात यह है कि बच्चों से ज़्यादा अभ्यास कराया जाए। दूसरा बिंदु है क्योंकि बच्चे विद्यालय में तब एक्टिव होते हैं जब बच्चे वहाँ मानसिक रूप से उपस्थित रहते हैं, और दूसरा जब वो शिक्षक से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, तभी वह अपने शिक्षक की बात भी मानने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों के साथ हमें ऐसी गतिविधियां करनी है जिससे बच्चों का मानसिक जुड़ाव कक्षा में और भावनात्मक जुड़ाव अपनी कक्षा अध्यापक के साथ स्थापित हो जाए। इसके लिए बहुत सारी गतिविधियां हमें शेयर की गई हैं, उनकी हेल्प से या फिर अपनी क्रिएटिविटी से हमें ये कार्य करना है। अगला बिंदु है बच्चों के साथ खेल गतिविधियां तथा उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। कहानियों पर विशेष ध्यान देना है। कहानियाँ जैसे कि जियो में भी लिखा था पहले, इससे पहले जो वीडियो में हमने बात करी थी, कहानी सुनने और सुनाने की गतिविधियाँ ज़रूर करानी है। सहज पुस्तिकाओं का हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके पीछे एक विशेष कारण है कि कहानी बच्चे सुनते हैं, उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को हम सिखा सकते हैं, जैसे मॉरल वैल्यूज़ सिखा सकते हैं, या हम कोई भी कंटेंट भी कहानी के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं। कहानी के माध्यम से बहुत आसानी से बच्चे सहज रूप से उस कंटेंट को ग्रहण कर लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हमें क्या करना है, प्रतिदिन सुबह 1 घंटा उपचारात्मक शिक्षण देना है, जिसमें हिंदी गणित पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही मौलिक दक्षताएं होती हैं, तो इन पर विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा गणित व विज्ञान में भी टेक्स्ट बुक यानी अपनी कोर्स बुक पढ़ाने से पहले रिमेडियल टीचिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास पत्रक यानी वर्कशीट्स पर विशेष ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास बच्चों से कराना है। अंग्रेज़ी और हिंदी के लिए बच्चों को लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ने को देनी है। कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियाँ करानी है। ये हम अपने अनुसार किसी भी तरीके से करा सकते हैं, और मानसिक और भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ प्रतिदिन कराई जानी है। आगे इस पीपीटी में प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 दिन की प्रस्तावित योजना का एक प्रारूप दिया गया है, जिसे हम टाइम टेबल के रूप में भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्राथमिक स्तर पर इसको हमें कैसे फॉलो करना है। पहले 20 मिनट में, यानी 8 बजे से विद्यालय लगता है, तो पहले 20 मिनट में हमें बच्चों का वेलकम और वार्म अप एक्टिविटीज़, हेल्थ स्वास्थ्य और स्वच्छता चेकअप, ये सब करना है। उसके अलावा 40 मिनट जो दिए गए हैं वो विद्यालय रेडीनेस एवं मानसिक भावनात्मक विकास की गतिविधियों के लिए दिए गए हैं,
और इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर गतिविधियां अपलोड कर दी गई हैं, जो कि प्रेरणा UP.in पोर्टल पर जाकर हम चेक कर सकते हैं। और किस तरह से ये करनी है ये मैं अगले वीडियो में शेयर कर दूंगी। इसके अलावा अब ये 1 घंटा हो गया हमारा, अगले 1 घंटे में और उसके अलावा अगले 1 घंटे में यानी कुल मिला के 2 घंटे में भाषा के उपचारात्मक शिक्षण पर काम करना है, जिसके लिए जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं वो है प्रेरणा पोर्टल पर वर्कशीट्स हैं, पोस्टर्स हैं, कन्वर्सेशन चार्ट्स हैं, कहानियाँ हैं सहज के माध्यम से। और इसमें जो अगला 1 घंटा है इसमें कहानी सुनाने की गतिविधि होनी है, यानी पहले 1 घंटे में अभ्यास वर्कशीट के माध्यम से, कन्वर्सेशन, डिस्कशन ये सब होना है। और दूसरे 1 घंटे में हिंदी का जो दूसरा 1 घंटा है भाषा का, उसमें कहानियों की गतिविधियाँ, कहानी सुनाना, पढ़ना, इंडिविजुअल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। और इसके लिए जो उपलब्ध संसाधन रहेंगे वो है सहज और लाइब्रेरी की बुक्स, या हम अपनी स्तर से भी बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बुक्स बना सकते हैं। मिड डे मील के बाद दूसरा जो अगले 2 घंटे रहेंगे वो होंगे मैथ के उपचारात्मक शिक्षण के लिए। इसमें भी वही पहले घंटे में जो है सबसे ज़्यादा वर्कशीट्स पर, अभ्यास पर हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी अभ्यास करा सकते हैं और वर्कशीट्स के माध्यम से अभ्यास करा सकते हैं, जो वर्कशीट्स जो कि प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध हैं। और अगले 1 घंटे में मैथ कार्ड, पोस्टर और मैथ किट की गतिविधियाँ होनी हैं। अब लास्ट आधे घंटे में सह पाठ्यक्रम को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी है, जिसमें गेम्स, आर्ट, प्ले, म्यूज़िक कुछ भी हम करा सकते हैं। ये उन विद्यालयों का पाठ्यक्रम था जो कि 1 शिफ्ट में है। 2 शिफ्ट वाले स्कूल्स के लिए, जो 2 शिफ्ट चला रहे हैं, उनके लिए गतिविधियां यही रहेंगी, बस इसका समय जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि 1 शिफ्ट 3 घंटे में चलनी है तो उसी हिसाब से 3 घंटे में ये पूरा टाइम टेबल एडजस्ट कर दिया गया है। जहां पहले भाषा शिक्षण के लिए 1 घंटा पहले का वही है पूरा, पहले भाषा शिक्षण के लिए 2 घंटे थे, अब यहाँ 1 घंटा है भाषा शिक्षण के लिए 1 घंटा, और गणित के उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी 1 घंटा। क्लियर है? तो अब आगे हम चलेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 1 दिन की प्रस्तावित योजना दी गई है, जिसमें पहले 1 घंटे में हमें उपचारात्मक शिक्षण एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां करनी है। इसके लिए पहले की तरह ही जो है सामग्री हमारी प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें हमें करनी है वर्कशीट्स के माध्यम से, ध्यानाकर्षण तकनीकों का प्रयोग करते हुए। ये सारी सहायक सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। नेक्स्ट 1 घंटे में हमें गणित का उपचारात्मक शिक्षण, इसमें अभ्यास पर ज़्यादा फोकस है। दूसरे 1 घंटे में विज्ञान पर उपचारात्मक शिक्षण, इसमें भी अभ्यास पर ज़्यादा फोकस है। मिड डे मील के बाद अगले 1 घंटे में अंग्रेज़ी का उपचारात्मक शिक्षण, 40 मिनट का लाइब्रेरी का पीरियड, जिसमें कहानी की गतिविधियाँ, कलेक्टिव रीडिंग, इंडिविजुअल रीडिंग और जो भी हम जिस तरह से एक्टिविटी करा सकते हैं। और लास्ट के 40 मिनट में को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें करानी है। यही जो हमारा कार्यक्रम है, 2 पालियों में अगर स्कूल चल रहा है तो वही चीज़ है, टाइम हमारा रिड्यूस हो जाएगा। जो हमारा पहले 1 घंटा था उपचारात्मक शिक्षण और मानसिक विकास की गतिविधियों के लिए, वो अब हमारा कम होकर 40 मिनट रह जाएगा। 40 मिनट का ही गणित का, 40 मिनट का विज्ञान का और 40 मिनट का अंग्रेजी का उपचारात्मक शिक्षण और 20 मिनट का लाइब्रेरी का पीरियड रह जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। जो विद्यालय वापसी योजना, स्कूल रीओपनिंग प्लान का तीसरा मुख्य बिंदु है कि शैक्षिक सामग्री को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रेरणा UP.in पोर्टल है, उस पर जाकर हम टीचर्स कॉर्नर में स्कूल रेडीनेस नाम का एक नया कार्यक्रम ऐड किया गया है। उसको क्लिक करके हम अपनी कक्षा वाइज ये चीज़ें वर्कशीट, सारी सहायक सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यालय वापसी योजना का चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है
कार्यपत्रक पर कैसे कार्य करना है। तो ये कार्यपत्रक हम डाउनलोड कर सकते हैं और कार्यपत्रक को पर ही हमें बच्चों को अभ्यास कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराना है। गणित व हिंदी के अभ्यास पत्रक वर्कशीट्स प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो जूनियर स्कूल्स हैं, जूनियर हाई स्कूल, उनके लिए मैथ और साइंस के भी अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें ये टीचर पर डिपेंड करता है कि एक्टिविटी अगर एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पा रही है तो उसके लिए अपने हिसाब से हम समय एडजस्ट कर सकते हैं। और मुख्य बात यह है कि हमें वर्कशीट के माध्यम से अभ्यास को फोकस करना है। विद्यालय वापसी योजना के मुख्य बिंदु का 5वां मुख्य बिंदु ये है कि सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव एवं स्कूल रेडीनेस की गतिविधियों को हमें संचालित करना है। और इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे स्कूल और स्कूली व्यवस्था और स्कूली पाठ्यक्रम, शिक्षक और पूरे सेटअप के साथ अपने आप को जोड़ लें, अपने आप को अलग ना करके देखें, उसके साथ जुड़ जाएं और उसमें एंजॉय करें, सहज हो जाएं, ताकि वो अपनी फिर मुख्य धारा में वापस आ सकें। तो इसके लिए वही सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं कि ये जो गतिविधियां हैं ये प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की गई हैं, जहां से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा से भी, अपनी समझ से हम नई नई गतिविधियों के साथ बच्चों को इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ये था फ्रेंड्स हमारा स्कूल। इसके अलावा आगे इस पीपीटी में जो बताया गया है वो है, इसमें विद्यालय की तैयारी से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या हमें तैयारियां करनी है, क्या क्या गतिविधियां किन किन मुख्य बिंदुओं पर करनी है। उदाहरण दिया गया है, गतिविधि का उदाहरण, किस तरह से कार्यपत्रक पर कार्य करना है वो बताया गया है। जुड़ाव के लिए जो गतिविधि है उसका एक उदाहरण है। कार्यपत्रक भाषा का एक उदाहरण है, गणित की उदाहरण है। और इसके अलावा फिर इसमें अन्य बिंदुओं में एसआरजी एआरपी डाइट मेंटरों द्वारा विद्यालय भ्रमण शुरू कर दिए जाएं, इसके लिए निर्देश हैं। ई पाठशाला के बारे में भी कहा गया है कि सारी गतिविधियां पहले की तरह चलती रहेंगी। व्हाट्सएप पर जो सामग्री प्राप्त हो रही है हमें वो साझा करनी है। प्रेरणा लक्ष्य दीक्षा ऐप रीडर ऐप के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। अधिक से अधिक बच्चों की सहभागिता क्विज़ के लिए करवानी है। ई सामग्री, जो ई पाठशाला की सामग्री है वो हमें उपचारात्मक सामग्री हमें मिलती रहेगी, उसे हमें पहले की तरह शेयर करना है। क्विज़ हमारा चलता रहेगा। यही बस मुख्य बातें हैं। क्विज़ के सैंपल इसमें बताए गए हैं, क्यों ज़रूरी है ये बताया गया है। फ्रेंड्स हमारा स्कूल रेडीनेस स्कूल रीओपनिंग प्रोग्राम प्लान पूरा, और इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे का कार्य हमें करना है। आशा है साथ हम सबकी समझ थोड़ी सी इससे विकसित हुई होगी और बहुत संक्षेप में मैंने इसको करने का प्रयास किया है। तो आगे के कार्यक्रम के लिए, स्कूल संचालन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर बच्चों को मुख्य धारा में लाने का सब प्रयास करेंगे और जल्दी ही ऐसा संभव हो सकेगा, इसी विश्वास के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू, बाय बाय।